राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्थायी वैधानिक निकाय है। 2. ये सुनिश्चित करता है कि वस्तुओं और सेवाओं पर GST दरों में कमी और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर B। संदर्भ: सभी GST मुनाफाखोरी विरोधी शिकायतों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की द्वारा 1 दिसंबर से निपटाया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का विस्तारित कार्यकाल समाप्त होने वाला है। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) GST कानून के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनुचित मुनाफाखोरी गतिविधियों की जांच करने के लिए ना GST कानून के तहत वैधानिक तंत्र है। इसे माल और सेवा कर GST कानून की धारा 171A के तहत नवंबर 2017 में स्थापित किया गया था। प्राधिकरण का मुख्य कार्य ये सुनिश्चित करना है कि वस्तुओं और सेवाओं पर GST दरों में कमी और इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनुरूप लाभ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कीमतों में कमी के माध्यम से उपभोक्ताओं को दिया जाए। प्रारंभ में इसे वर्ष 2019 तक 2 साल के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसे नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। GST परिषद ने NAA को 30 नवंबर 2022 तक 1 साल का विस्तार दिया था और उसके बाद काम को की में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया। NAA का कानूनी अधिदेश ऐसी मुनाफाखोरी गतिविधियों की जांच करना और पंजीकरण रद्द करने सहित दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना है। यदि NAA को पता चलता है कि आपूर्तिकर्ता ने मुनाफाखोरी में संलिप्त है, तो उसे उपभोक्ता को 18% ब्याज के साथ मुनाफाखोरी की राशि वापस करनी होगी। परिषद के निर्णय के अनुसार NAA के समाप्त होने के बाद उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर सभी जांच मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशालय DGAP द्वारा की जाएगी, जो तब CCI को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ग्राम न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक वैधानिक निकाय है जिसे पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किया जाता है। 2. पीठासीन अधिकारी के पास प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान शक्ति, वेतन और लाभ होते हैं। 3. GN को कुछ उन सबूतों को स्वीकार करने की शक्ति दी है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत स्वीकार्य नहीं होते। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. 1 और 3, C. 1, 2 और 3, D. 2 और 3। उत्तर D। ग्राम न्यायालय 114वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 2009 को ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 लागू हुआ। राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकती हैं। अधिनियम GN को अपने मुख्यालय के बाहर मोबाइल कोर्ट आयोजित करने के लिए अधिकृत करता है। इसे देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली के लिए त्वरित और आसान पहुंच के उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है। हालांकि अधिनियम को ठीक से लागू नहीं किया गया है। आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 तक
15 राज्यों द्वारा केवल 476 गीगा न्यूटन को अधिसूचित किया गया है और 5000 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 256 कार्यात्मक GN है। गैर प्रवर्तन के पीछे प्रमुख कारणों में वित्तीय बाधाएं, वकीलों, पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों की अनिच्छा शामिल है। ग्राम न्यायालयों GN की विशेषताएं। आमतौर पर प्रत्येक पंचायत के मुख्यालय में मध्यवर्ती स्तर पर या जिले में सन्निहित पंचायत के एक समूह में जहां मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं होती है, स्थापित किया जाएगा। न्यायाधिकारी की अध्यक्षता में, जिनके पास प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान शक्ति होगी तथा समान वेतन और लाभ प्राप्त होंगे, कार्यवाही की जाएगी। GN को कुछ उन सबूतों को स्वीकार करने की शक्ति दी गई है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत स्वीकार्य नहीं होते। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जमनवाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के सहयोग से यह सूचकांक प्रकाशित करता है। 2. डेनमार्क और स्वीडन वर्ष 2023 इंडेक्स रैंकिंग में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे। 3. भारत नवीनतम रैंकिंग में 2 पायदान नीचे उतरा लेकिन फिर भी अधिकांश विकसित देशों से आगे है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. 2 और 3, C. केवल 1, D. 1, 2 और 3। उत्तर C। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI। वार्षिक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI वर्ष 2005 से प्रकाशित होता है और यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को सक्षम बनाने का एक साधन है। CCPI 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु प्रदर्शन की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत ढांचे का उपयोग करता है, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 92% हिस्सा है। जमन वॉच, एक स्वतंत्र विकास संगठन, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के सहयोग से तथा बाथिल फाउंडेशन के वित्तीय सहायता द्वारा सूचकांक प्रकाशित करता है। जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन 4 श्रेणियों में किया जाता है: GHG उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 प्रथम 3 स्थान रिक्त हैं, जबकि डेनमार्क चौथा और स्वीडन 5वें को इस वर्ष भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले के रूप में आकलित किया गया है। वर्ष 2023 में भारत का प्रदर्शन। भारत सबसे विकसित देशों से 2 पायदान ऊपर 8वें 2022 10वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने अपने NDC को अपडेट किया और वर्ष 2070 के लिए शुद्ध शून्य लक्ष्य की घोषणा की। जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मध्यम रेटिंग के साथ भारत ने GHG उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रेटिंग प्राप्त की है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में खुंटकट्टी शब्द का उल्लेख है। A. भूमि स्वामित्व, B. सिक्के, C. गहने, D. वस्त्र। उत्तर A. खुंटकट्टी प्रणाली। खुंटकट्टी प्रणाली वास्तव में मुंडाओं द्वारा प्रचलित संयुक्त स्वामित्व या भूमि का स्वामित्व है। इसमें आमतौर पर जंगलों को साफ करना और भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाना शामिल था। इस व्यवस्था के तहत भूमि पूरे कबीले की होती थी, न कि किसी व्यक्ति विशेष की। अंग्रेजों और बाहरी जमींदारों के आगमन के साथ
इस प्रणाली को 1874 तक जमींदारी प्रणाली से बदल दिया गया। तत्पश्चात एक सामंती जमींदारी प्रणाली शुरू की गई, जिसने आदिवासी, खुंटकट्टी, कृषि और भूमि स्वामित्व प्रणाली को नष्ट कर दिया, जो कि समुदाय आधारित थी। ब्रिटिश राज ने बाहरी लोगों, साहूकारों और ठेकेदारों के साथ साथ सामंती जमींदारों को अपनी सहायता के लिए लाया। यह आदिवासियों में कर्ज और जबरन मजदूरी का कारण बना। ऋणग्रस्तता के परिणामस्वरूप बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस एक्शन प्लान अवेयर पर कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अवेयर जल संकट के प्रबंधन के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एकतरफा पहल है। 2. इस पहल का फोकस भारत पर होगा, जिससे भारत में सूखा प्रभावित आबादी को उबरने की उम्मीद मिलेगी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी। वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस एक्शन प्लान अवेयर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों के 27वें सम्मेलन COP27 में विश्व नेताओं ने 14 नवंबर 2022 को एक वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस एक्शन प्लान शुरू की। ये बहुक्षेत्रीय पहल अफ्रीकी संघ जल और जलवायु गठबंधन नेताओं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और जल पर अफ्रीकी मंत्रियों की परिषद AMCOW सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग का परिणाम है। इस पहल में अफ्रीका प्रथम फोकस पर होगा, जो विशेष रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सूखा प्रभावित आबादी को उबरने की उम्मीद प्रदान करेगा। इस कार्य योजना का उद्देश्य अखिल अफ्रीकी जल केंद्र स्थापित करने में राजनीतिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के हिस्से के रूप में जल सुरक्षा को संबोधित करेगा और 3 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। दुनिया भर में पानी के नुकसान को कम करना और पानी की आपूर्ति में सुधार करना, सहकारी जल संबंधी अनुकूलन कार्रवाई के लिए नीतियों को लागू करने का प्रस्ताव और समर्थन करना, जल और जलवायु कार्रवाई के बीच सहयोग और अंतर्संबंध स्थापित करना। इस पहल का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2030 तक बाढ़ और सूखे से 50% कम नुकसान हो।